अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, हम उनके साथ कई बार इंडियन डिबेट्स में भी जा चुके हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन बहुत गुस्से में बातें करते हैं। तो लेकिन आई होप कि आज वो हमारे साथ नाराज़ नहीं होंगे और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। हमारे साथ हैं जी ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, और थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक आरजू। यू सर। थैंक यू सर। और सर जो हैं वो स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के, वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन ये कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपना एनालिस्ट भी हैं और बात करते हैं इंडियन टीवी पे। और आज हम सर बाकी क्वेश्चन पे तो बाद में जाएंगे, पहले आई जस्ट वांट टू नो के व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस शुरू से अभी तक। आप अगर 47 से अगर हम देखना शुरू करें तो अभी तक आपको क्या लगा कि कहाँ पे ठीक हो रहे थे, कहाँ पे फिर ख़राब हो गए, और शुरू से किस तरीके से आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बिकॉज एज लॉन्ग एज आई नो आप इधर पाकिस्तान साइड पे पंजाब साइड से गए हैं। आपने एक दो बार पूछा लेकिन मुझे वो उस एरिया का इतना पता नहीं है, लेकिन आई विल चेक अगेन। तो आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो सर रहती है, अगर कोई यहाँ से वहाँ गया हो या वहाँ से यहाँ आया हो तो बिल्कुल से हम अलग तो नहीं हो सकते। आरजू, मैं तो पैदाइश मेरी हिंदुस्तान में ही है। मेरे एंसेस्टर्स शकरगढ़ में एक जगह है मल्ला, वहाँ के रहने वाले थे। और मल्ला आज भी शायद पाकिस्तान के अंदर लूम्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस वक्त भी ये लूम्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होती थी। उस वक्त हैंडलूम्स होती थी और इसलिए इसका नाम पड़ा था मल्ला। यहाँ तक देखिए, भारत पाकिस्तान संबंधों का सवाल है या रिश्तों का सवाल है। हर परिवार में किसी न किसी वक्त बांट होती है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर। के अंदर एक बड़ा परिवार था हिंदुस्तान, जिसके अंदर की बांट हुई आपस में किन्हीं मुद्दों को लेकर। और जो उस खानदान के लोग थे उन्होंने तो यही सोचा था कि शायद बंटवारा हो रहा है भाइयों के बीच में, और हम एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं, लेकिन बाद में रहेंगे हम भाइयों की तरह ही। लेकिन जिन्होंने बंटवारा किया था शायद वो ऐसा नहीं चाहते थे, और शुरू से ही उन्होंने ऐसे बीज बोए कि इस परिवार के अंदर जो बंटवारा हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसके जख्म बढ़ते ही गए, बनस्पत इसके कि वो जख्म जो है वो तंदुरुस्त होते, ठीक होते, या उनके ऊपर जैसे मलहम लगाने के बाद ठीक हो जाता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं। क्योंकि उनकी नीयत ही शुरू से खराब थी। उनकी नीयत ही थी कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में इसलिए बांटना कि वो उनकी कुव्वत या उनकी ताकत को चैलेंज ना कर सके। और कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, वो शायद पे आपके साथ अगर आप बोलेंगे तो बाद में वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेसिक रीजन जो था वो यही था कि वो नहीं चाहते थे कि एक इतना बड़ा मुल्क, इतना ताकतवर मुल्क, अगर हम इसको आज़ाद कर देंगे, इसके पास हर किस्म के वो हैं, साधन हैं, मिनरल्स हैं, मैन पावर है, विल पावर है, लड़ाकू लोग हैं जिन्होंने कि सदियों तक दुश्मनों का सामना किया है। अगर ऐसे एक मुल्क को हम इकट्ठा रहने देंगे तो शायद ये हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे, और हमारी जिसके लिए कि हमने ताकत, जिसके लिए हम अपने आप को दुनिया के नंबर 1 ताकत कहते थे, वो उसको चैलेंज हो। और वही हुआ भी है। आपने देखा किस प्रकार 47 से लेकर आज तक नफरत के बीज जो है बोने की कोशिश की गई है। शुरुआत में ही 47 के अंदर जो लड़ाई हुई कश्मीर के लिए, आप शायद जानते हैं कि बंटवारा तो जाके अगस्त में हुआ और अक्टूबर में जाकर जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ। लेकिन ऑपरेशन गुलमर्ग का जो ऑपरेशन प्लान था वो तो जून 1947 में ही बना, और अगस्त 1947 में वो ऑपरेशन ऑर्डर जो है वो इशू भी कर दिया गया था। तो
कहने का मकसद ये है कि सोच पहले से ही थी। मैं उसे एंग्लो मुस्लिम अलायंस कहता हूं, पता नहीं किस हद तक वो लफ्ज ठीक है, लेकिन एक एंग्लो मुस्लिम अलायंस थी जो चाहती थी कि सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो, रिलीजियस लाइन्स को बंटवारा हो, और फिर वो जो यूएस, उस वक्त यूएस तो नहीं, ज्यादातर उस वक्त ब्रिटिश इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश इंटरेस्ट को वो सुप्रीम रखे और ब्रिटिश इंटरेस्ट ही सुप्रीम रहे। और इसलिए आपने देखा कि हमारे वॉइसराय भी, हिंदुस्तान के वॉइसराय भी ब्रिटिश रहे कुछ क्रूशियल टाइम के ऊपर। दोनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ थे वो कॉमन थे, बनस्पति इसके दोनों सेना आपस में लड़ रही थी। ये सारे मुद्दे हैं जो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं ये कहीं ना कहीं पे साजिश थी। उसके बाद जी मैं कहूंगा कि कोशिश की गई 50s के अंदर थोड़ा बहुत रिश्ते सुधारने की, फिर भी वो रिश्ते सुधारे नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान अलायंस में चला गया, जबकि भारत नॉन अलायंट की तरफ बढ़ता गया, पाकिस्तान एक अलायंस की तरफ बढ़ता गया, सेंटो का, सीटो का मेंबर बना। पाकिस्तान को काफी मदद मिली अमेरिका से, उस वक्त नए नए हथियार मिले, और उसका नतीजा हमने देखा एक दोबारा फिर 65 के अंदर एक लड़ाई जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। 65 के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, सोचा था कि शायद फिर रिश्ते सुधरेंगे। देखिए, जो आवाम है दोनों देशों का वो तो हमेशा इसी होप में रहा कि रिश्ते कब सुधरेंगे कब सुधरेंगे, और हम कब जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं वो बढ़ेंगे, और हम कैसे पहले से ही भाइयों की तरह रह सकेंगे। लेकिन हुक्मरानों ने ऐसा होना नहीं दिया। आपको मालूम है 65 के बाद 71 एक, मैं कहूंगा, एक वाटरशेड था। वाटरशेड इसलिए था कि उससे ना सिर्फ ज्योग्राफिया बदला, इतिहास बदला। एक ट्रीटी आई, उस ट्रीटी को सोचा गया कि शायद अब आपसी रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन फिर भी वही नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पाथ अडॉप्ट कर लिया। भुट्टो के वो फेवरेट वर्ड्स कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बना के रखेंगे, और धीरे 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 रिश्ते जो हैं खराब ही होते गए। जियाउल हक का रजीम आया, जियाउल हक के रजीम में पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन होनी शुरू हो गई। अभी तक जो मैं कहूंगा कि रिश्ते आपस में थोड़े बहुत भी सुधरने के चांसेस थे, जैसे जैसे इस्लामाइजेशन बढ़ती गई दिल की दूरियां भी बढ़ती गई, और इसे बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक रिलीजियस लाइन्स के ऊपर दोनों देशों को अलग करने की कोशिश की गई। उसके बाद एक दशक आया 80 का, जहां पर थोड़ा बहुत पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ने शुरू हुए थे। कल्चर, हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी से कहते हैं, वो थोड़ी स्टार्ट हुई थी। रिलेशनशिप बढ़े थे, आने जाने का लोगों में थोड़ा बहुत एक्सचेंज हुआ था, होप्स फिर बढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद फिर मिलिटेंसी आ गई। वो मिलिटेंसी कश्मीर से शुरू होकर धीरे धीरे हिंदुस्तान में और भी जगह फैलाने की कोशिश की गई, और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान ने अपनाई। और अब क्या कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि लोग तो अभी भी यही चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों। हम तो यही चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान की आवाम के हालात देख के काफी हमको बुरा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की गुर्बत और जिस प्रकार का अंडर डेवलपमेंट हम देखते हैं मीडिया में भी और सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हमारे ही भाई लोग हैं, हम एक ही, जैसे मैंने कहा, एक ही परिवार के हैं। एक परिवार के लोग कहां से कहां पहुंच गए, एक परिवार के लोग कहां से कहां पहुंच गए, दिल को बहुत दुख होता है। और इसलिए दुख होता है क्योंकि उनकी गलती कुछ नहीं है, अवाम की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ हुक्मरानों की है, जो बंटवारे की दूरियों को नजदीकियां में बदलने में नाकाम रहे, और इन दूरियों को और ज्यादा दूरियां उन्होंने जो है बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि आज नतीजा ये है कि आप देखिए कि ऑलमोस्ट बिल्कुल हम पे हैं, कोई बातचीत नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत कट ऑफ हो चुकी है, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। नुकसान, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी माली हालत बढ़ाना चाहता है तो उसको हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है।
क्योंकि जो चीज आपको हिंदुस्तान से 2 रुपए में मिल सकती है, वो आप जब तीसरे या चौथे कंट्री के थ्रू लाते हैं तो ये आपको 20 रुपए की पड़ती है। अवाम को ये सहूलियत क्यों डिप्राइव की जाए, जबकि भारत के अंदर या हिंदुस्तान में मोस्टली चीजें जो आपको चाहिए वो सरप्लस हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि जो चीज जो जिस तरह से हमें रहना चाहिए, जिस पड़ोसियों, और अगर मैं कहता हूं अगर हम दो हमसाया मुल्क किसी तीसरे मुल्क के कहने पे ना आकर आपस में मिलकर जुलकर रहें तो उन्हें कोई ताकत जो है वो हमें हरा नहीं सकती या हमें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही दुनिया को इतनी बड़ी मार्केट प्रोवाइड करते हैं। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी नाउ, पूरा वर्ल्ड मार्केट ड्रिवन है, और अगर साउथ एशिया इतनी बड़ी मार्केट पूरी दुनिया को दे सकता है तो साउथ एशिया को कोई भी बुरी नजर से नहीं देखेगा। और अगर साउथ एशिया ही डिवाइडेड है, साउथ एशिया यूनाइटेड नहीं है, तभी लोगों की बुरी नजरें जो हैं हमारे इलाके पे पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन सर बहुत दफ़ा हमारी बात होती है जो इंडियन पैनलिस्ट वगैरह से, तो वो अक्सर पाकिस्तान की गलतियां बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, इस वजह से नहीं हो सकी रिलेशंस बेहतर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर इंडिया ने गलती की? कहीं ना कहीं तो इंडिया की भी कुछ थोड़ी बहुत गलती होगी, जो आप समझते हैं कि अगर इंडिया से ना करता, और पाकिस्तान का तो खैर बहुत दफ़ा लोगों ने बताया, लेकिन इंडियन साइड से आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे कोई चूक हो गई, लापरवाही हो गई, थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि उस तरीके से नहीं चले जिससे कि कुछ बेहतर हो पाता? क्या कश्मीर इशू की वजह से या कोई और रीज़न हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरी नजर में है, मैं तो कहता हूं कि हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमने कभी हमेशा कोशिश की है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के घर में पहुंच गए थे। वो तो क्योंकि वो चाहते थे, दिल से चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरे। हमने सिर्फ खोखली बातें नहीं की, हमने जो चाहा दिल से चाहा। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देखिए बस लेकर लाहौर पहुंच गए थे, उसके बाद हमें क्या मिला? कारगिल। हमने तो बहुत दिल से, मैं कह रहा हूं पूरे दिल से कोशिश करते हैं। भारत की हमेशा कोशिश रही है कि हमारा हमसाया जो है देश, उसके साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत एक बड़ा देश है, आपको मानना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान को लगता है कि भारत एक बड़ा देश होने के कारण पाकिस्तान के ऊपर दादागिरी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली हम बड़े हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को टकराव बना देंगे तो फिर हालात कैसे सुधरेंगे? लेकिन सर एक चीज़ और है, अगर हम कश्मीर के इशू को देखें और कश्मीर को लेके चलें साथ, आप तो स्पोक्स पर्सन भी हैं जम्मू कश्मीर में, तो अभी जो 370 का किया है उन्होंने, हटाया है अभी ये रूल, तो उसको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से मेजॉरिटी ऐसी है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मैं कोई दावा नहीं कर रही कि मैं ठीक बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि 370 होना चाहिए था। मेजॉरिटी जो है वहाँ पे स्पेशली मुस्लिम्स की, वो ये चाहती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर का जो रिलेशन है वो दिल्ली में जो मेन गवर्नमेंट है उसके साथ कैसे आप देखते हैं कि अगले सालों में कैसा रहेगा, या अभी किस तरह से डेवलप हो रहा है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 370 को मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, पर मुस्लिम देश होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेका भी आप लेने रखा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम अपनी जगह पे खुश हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है तादाद में, और मुसलमानों के जितने भी 60 के करीब सेक्ट होते हैं, जो सब सेक्ट्स होते हैं, वो हिंदुस्तान में है, शायद पाकिस्तान में ना हो। तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं। तो इसे सब, ये मैं यही कहता हूं कि एक गलती जो पाकिस्तान हुक्मरानों ने की है, खासकर कश्मीर को लेके, इसे एक मजहब के साथ जोड़ा है। यह मजहबी मुद्दा नहीं था। देखिए, अगर आप 47 की ट्रीटी के ऊपर जाएंगे या इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के ऊपर जाएंगे, तो जो हुक्मरान थे उनको पूरा हक था, अवाम को हक नहीं था। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसके मुताबिक हुक्मरान ने ही डिसाइड करना था कि कौन सी रियासत किसके साथ मिलेगी, और उसी हक का, उसी राइट का फायदा इस्तेमाल करते हुए महाराजा हरि सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त महाराजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय का फैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की थी,
लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के बदले में क्या दिया उनको? हमला। उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी उस वक्त महाराजा हरि सिंह के पास कि वो अपना विलय भारत के साथ करते। वो हुआ, और उसके बाद इस बात को मानना कि ये ठीक नहीं था, पाकिस्तान हमारे पास आना चाहिए था, ये कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, इसको एक मुद्दा बना लेना ही मैं कहता हूं गलत बात थी। अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ कमी पेशी थी, जैसे इंडस वाटर को शेयर करना था, तो इसकी एग्रीमेंट बनी। तो बाकी मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को लेकर नहीं है, पानी को लेकर है। और पानी आपको मिलता रहेगा, ये यकीन हमेशा आपको भारत ने दिलाया है। उसके बाद भी अगर आप इसको एक मुद्दा बना लें, और खासकर एक रिलीजियस मुद्दा बना लें, मजहब के बुनियाद के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। हम इस बात को मानते हैं कि इट्स ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, बट इट इज नॉट ए मुस्लिम स्टेट। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो फिर आपको यह भी रियलाइज करना पड़ेगा कि 370 जो है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान था। वो प्रावधान भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, और उस दैट डिसाइडेड रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि जम्मू कश्मीर, और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी तो उस वक्त ये 1947-48 की लड़ाई चल रही थी, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो किस प्रकार उसका रिलेशनशिप होगा भारत के साथ, वो नहीं डिसाइड हो चुका, क्योंकि बाकी रियासतों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का एक्सेप्ट करके उसका हिस्सा बने, इसलिए एक रिलेशनशिप के लिए एक टेम्पररी प्रोविजन बनाई गई, आर्टिकल 370, जो कि टेम्पररी थी। और उस टेम्पररी प्रोविजन को पार्लियामेंट ने ही, भारत की पार्लियामेंट ने 2/3 मत के साथ, जो कि प्रोसीजर है, उसको उन्होंने इनएप्लीकेबल कर दिया है। आपकी बात ठीक है कि कुछ सेक्शन है, मैं नहीं कहता कि सारी सेक्शन इससे खुश हैं, कुछ सेक्शन अभी भी नाराज हैं, वो स्टेटस को चाहती हैं, लेकिन वो भारत का अंदरूनी मामला है। क्योंकि आपने तो 370 पहले ही तोड़ दिया था। आपने जो रियासत के लोगों के हकूक थे, जैसे स्टेट सब्जेक्ट वगैरह थे, वो तो आपने, जो आप जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर पहले ही तोड़ दिया था। गिलगित बाल्टिस्तान में तो आपने इसको 60s में तोड़ दिया था। तो हमने उस वक्त आपको कुछ नहीं बोला। अब हमारे इलाके में हुआ है तो आपको इससे क्यों बुरा लगना चाहिए? आपको इसको भारत का अंदरूनी मामला समझना चाहिए, और भारत का अंदरूनी मामला ये है। अगर यह भारत का अंदरूनी मामला है तो भारत इसको रिजॉल्व करने में भी सक्षम है। सर चलें, कम से कम आपसे आई एम सो हैप्पी कि आपने कम से कम पानी का नाम तो लिया, वरना तो कोई पैनलिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से, कोई ये बात करते ही नहीं कि कश्मीर से जो सबसे बड़ा इशू है वो वहाँ पे पानी का है। तो इस चीज़ को तो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये तो मोदी जी ने कह चुके हैं एक दफ़ा अपनी किसी स्पीच में कि मैं पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर दूंगा, चाहे उन्होंने वैसे जज्बात में कह दिया हो। नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। आप सुनिए, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो फालतू पानी, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, जो पानी जितना पाकिस्तान को मिलना चाहिए पाकिस्तान को उससे ज्यादा जा रहा है। अगर हम वही पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी बना लें तो हम हमारी जो यहां पर शॉर्टेज है बिजली वगैरह की, हम उसको दूर कर सकते हैं। उनका ये मकसद था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। हम पाकिस्तान का पानी बंद क्यों करें? देखिए, हमारे भी तो नदियां चीन से आती हैं। ये तो ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और ना ही भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। भारत कभी भी पाकिस्तान के अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। होना भी यही चाहिए सर, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे ना, तभी सब लोग आराम से रह सकेंगे। इसलिए कि ये कब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी, कब तक एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं सर। मुझे एक चीज़ और बताएं कि आप क्या, जो अभी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब आप भी हैं जैसे, तो आप लोग बीजेपी को क्यों सेलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी लोग? क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मोटो है, हमारी जो ट्रेनिंग एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और हमें हमेशा शुरू से सिखाया जाता है योर नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और इत्फाकन भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो भी यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो कहीं ना कहीं पर ये एफिनिटी आ ही जाती है
और क्योंकि पूरा टाइम जब हम वर्दी में रहते हैं, वी आर टोटली पॉलिटिकल, जब उसके बाद वर्दी छोड़ देते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि हम सेकंड लाइफ में आए अपनी पोस्ट रिटायरमेंट, तो पोस्ट रिटायरमेंट मुझे और खासकर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैसा कमाने के बजाय आप सोशल एक्टिविटी में जाएं, आप सोशल सर्विस कीजिए, क्योंकि आपको देश ने काफी दिया है और आपका वक्त आ गया है कि अब आप देश को वापस दें। तो उसमें जहां पे आपकी सोच मिलती है, मुझे लगता है कि सोच ज्यादातर हमारी इस आइडियोलॉजी से मिलती है, इसलिए ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर राइट है कि आई वोंट से 100%, पर ज्यादातर की सोच मिलने के कारण वो प्रेफर करते हैं कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स एज ए सेकेंड इनिंग्स चुनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। बिल्कुल ठीक सर। जैसे मेरे पास है 70s में जो है पाकिस्तान ने एक अडॉप्ट किया था डॉक्ट्राइन और बात की थी कि जी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये चीज़ इस तरह की चली थी। अब यही बात आप लोग चाइना के लिए कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बात करके, इस तरह से काउंटर करके जो है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है चाइना के साथ जो इंडिया की चल रही है? देखिए ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स भारत की कॉइन की हुई टर्म नहीं है, ये कॉइन की गई थी पाकिस्तान में ही। जी जी। और पाकिस्तान नहीं, मैं से यही कह रही हूँ सर, मैं यही बात कर रही हूँ, लेकिन अभी आप लोग यही चीज चाइना के लिए कह रहे हैं। मैं ये कहना हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं चाइना बिलीव्स इन इस्लामी स्लाइसिंग। हमारा जो कहना है, चाइना की जो विस्तारवाद पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन इस्लामी स्लाइसिंग। राइट। इस्लामी स्लाइसिंग का मतलब ये है कि चाइना, क्योंकि हमारी LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए वो जहां भी चाहता है घुस जाता है। और पहले की बात हो रही है जो पिछले 30 सालों से जो हो रहा है, और आता है 3 कदम आगे लिए, 2 कदम पीछे लिए, 1 कदम अपने पास रिटेन रखा, धीरे धीरे वो 1 कदम 2 कदम हो जाते हैं। इस प्रकार वो इस्लामी स्लाइसिंग करते हुए भारत की ऐसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लगती है। ये है हमारा कहना है चीन के खिलाफ, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अभी नेपाल के साथ भी यही कर रहा है, भूटान के साथ भी यही कर रहा है, वियतनाम के साथ भी उसने यही किया है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है, आप लोग भी शायद बड़ी जल्दी इसको पहचान जाएंगे, जिस प्रकार वो गिलगित बाल्टिस्तान में और ये POJK के अंदर कर रहा है, और ग्वादर का ऑलरेडी उसने 2050 आई थिंक 54 तक उसने लीज आपसे ले रखी है। आप पछताएंगे बाद में। लेकिन सर पहले तो बहुत अच्छे टर्म्स थे इंडिया के चाइना के साथ, और हिंदी चीनी भाई भाई वो भी हमने सुन रखा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि चाइना इतना बुरा बन गया, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं? हम गलती तो किसकी है? पंचशील के साथ साथ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब हम हिंदी चीनी के बारे नारे लगा रहे थे तो उसी वक्त हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपा गया। आपने देखा क्या हुआ। तो उस एक तरफ पंचशील की बात चल रही थी, एक तरफ ये लड़ाई की तैयारी हो रही थी, और उसके बाद 62 की लड़ाई हुई। और हम तो अभी भी ये कहते थे कि दिस इज अ सेंचुरी ऑफ एशिया। अगर एशिया के 2 बड़े देश आपस में अच्छे संबंध रखकर एक दूसरे को थ्रेट ना समझकर अपॉर्चुनिटी समझें, वी ऑलवेज बिलीव दैट चाइना वाज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए थ्रेट। लेकिन चाइना ने फिर हमारे पीठ पर छुरा घोंपा, जो लद्दाख में उन्होंने किया। और इस बारी भारत ने फैसला कर रखा था कि हम विस्तारवादी नीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और चीन को शायद बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि भारत इस प्रकार का जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन सर फिर भी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जितने भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज है, मैं पाकिस्तान को भी कहती हूँ कि उनके साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि हम ये तो बहुत दफ़ा कहा गया पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अब आपके यहाँ से कुछ लोग उठ के ये भी कहते हैं कि पड़ोसी भी बदले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे अगर हम सिर्फ इसी तरह की बात करेंगे जिससे कि नफ़रतें फैलें, तो उससे तो कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। CPEC भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया को चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पसंद नहीं आ रहे। आप कहाँ तक एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। CPEC से हम नाराज नहीं हैं, CPEC से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ की जो मिनरल वेल्थ और वहाँ की जो ज़मीन है उसका फ़ायदा गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को मिलने के बजाय चीनी उठा रहे हैं। जबरन उनको आसान कीमतों के ऊपर, आसान शर्तों के ऊपर उनकी ज़मीन बेची जा रही है, और उसका मुआवजा नहीं उनको दिया जा रहा है।
गिलगित बाल्टिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान में आज भी हायर एजुकेशन या हायर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वहां पर चीनी जो है अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, उनकी जो अपनी ओरिजिनल कल्चर है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, उनकी कल्चर और इकोनॉमी के ऊपर अटैक हो रहा है। भारत का यही कहना है कि ये तो हमारे लिए सॉवरेनिटी का सवाल है। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम जो ब्रिक्स है जिसे आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हैं चाइना, उसके खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ है कि दिस BRI शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट सॉवरेनिटी, क्योंकि हमारा मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान और POJ का हमारा हिस्सा है, और हम इस बात पे अडिग हैं, हम इस बात को मानते हैं और इस बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हमने चीन को ये कहा है। हम पाकिस्तान को उससे फायदा होगा, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप जानेंगे, अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ी हुई है, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, शायद वही आज चीन आपके साथ कर रहा है। और आप धीरे धीरे आपको पता लगना, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि उन्होंने बंद कर दिया है अभी आपने प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट, और काफी सख्त शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं रीपेमेंट के कारण। तो आप देखेंगे, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, श्रीलंका में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने, मैं तो पूरी उम्मीद करता हूं और बहुत पुरुमीद तरीके से आपको भी कहता हूं कि पाकिस्तान को इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की जगह चीन हमारा हमसाया बन जाए, वो भी हमारे पश्चिम की तरफ। हम खुश हैं जहां पर चीन है। सर, चीन तो अभी भी हमसाया है, लेकिन सर व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया इसका कैसे मुकाबला करेगा? हम तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मुकाबला डिप्लोमेसी से ही करेंगे। देखिए, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज व्हाट एग्रेसिव डिप्लोमेसी, एंड चाइना को उसका नुकसान ही हुआ है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से चाइना ने अमेरिका के साथ ज्यादा दुश्मनी की है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से चाइना और ताइवान के संबंध और ज्यादा खराब हुए हैं। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से साउथ चाइना सी के अंदर और टेंशन बढ़ी है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से अगर चीन सोचता है, शी जिनपिंग या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये सोचती है कि इससे चीन की इमेज बढ़ी है, और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से चीन ने अपनी इमेज खराब की है, नहीं तो चीन को दुनिया मानना शुरू हो गई थी। दुनिया कहती चलो एक बड़ी ताकत और पैदा हो रही है, लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गए थे चीन को एज ए इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। लेकिन विद द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एंड द expansionist policies of China, now they are once again being looked down upon as an aggressive nation and a nation not fit to be part of the international community. बिल्कुल सर, अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है, कुछ दिनों के बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। क्या होप्स हैं, क्या चैलेंजेस आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे दोनों देशों के लिए 2021 शुड बी हेल्दी ईयर। 2020 तो निकल गया, सब लोग डरते रहे, घरों में बंद रहे। मैं तो 6 महीने घर से बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि कहा गया था कि जो 65 एंड अबव है उनको घर में रहना चाहिए। तो कोशिश हमने पूरी की, और शायद मैं मानता भी हूँ कि सेल्फ प्रिकॉशन इज द बेस्ट डिफेंस। पर ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हम रिश्ते भूल गए हैं, सोशलाइजेशन भूल गए हैं, बाहर जाना भूल गए हैं, गाड़ी में बैठते, क्योंकि अगर 1-2 महीने बाद गाड़ी चलाते हैं तो डर लगता है कि कहीं चलाना भूल तो नहीं गए हैं। तो ऐसा 2021 में नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2021 आते ही पहले तो वैक्सीनेशन मिले, और सब लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी सब लोगों को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ के पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस मामले के अंदर, इंसानियत के तौर के ऊपर। जहाँ तक रिलेशंस का सवाल है, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि देखिए, हकीकत को पहचानिए। मैं हर यही बात कहता हूँ, अपने जम्मू कश्मीर में भी मैं जो हमारे डिस्कंट्रोल भाई हैं उनको यही कहता हूँ, हकीकत को पहचानिए। हकीकत क्या है? अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप पीछे नहीं जा सकते। आपको पिछला अपना जो कड़वापन है उसको भुलाना पड़ेगा। लुक इन फ्रंट। अगर आगे आपको रोशनी दिख रही है तो रोशनी की तरफ जाइए। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। मैं तो यही चाहूंगा कि सब कुछ भूल भाल के पाकिस्तान को ऑफर करना चाहिए कि हम आतंकवाद से अपना हाथ बिल्कुल साफ करते हैं, और आइए मिल चल के बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि हम दो अच्छे पड़ोसी देश बनके दुनिया को नमूना दिखा सके कि अच्छे पड़ोसी कैसे रहते हैं।
तो सर हर दूसरे दिन भारत जो है वो पाकिस्तान पे ब्लेम लगाता है कि जी वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, या कोई इधर कश्मीर में की तरफ कहा जाता है कि किसी को भेज दिया, और यही चीज़ पाकिस्तान कहता है भारत के लिए। तो फिर फैसला कौन करेगा कि ये कौन कर रहा है, और इससे फायदा क्या है अगर कोई देश भी करता है, चाहे पाकिस्तान करता है या भारत करता है, कि कोई भी करता है, तो उसको आपके ख्याल से क्या फ़ायदा है ये करके कि इस तरह से लोगों को जो है वो वहाँ पे भेजा जाए या यहाँ पे भेजा जाए। यहाँ पे बलूचिस्तान की बहुत बात होती है, अक्सर आरजू, बलूचिस्तान का नाम लिया जाता है, बलूचिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत जो है वो मुदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है बलूचिस्तान में। तो इसी तरीके से कश्मीर के लिए भारत कहता है कि पाकिस्तान कर रहा है। तो सर ये क्यों आराम से नहीं बैठती दोनों कंट्रीज़? आरजू, भारत के लिए बलूचिस्तान में मुदाखलत करना बहुत मुश्किल है। वी डोंट शेयर ए कॉमन बाउंड्री। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपको कहता हूं मैं, कल हमारे पुंछ में 3 आदमी पकड़े गए। उनके मोबाइल से पाकिस्तान हैंडलर का नंबर पकड़ा गया। उनको हिदायत दी गई थी कि वो वहां पर हिंदू मंदिरों में ग्रेनेड फेंके। आज जम्मू में जहां मैं बैठा हूं, वहां एक दहशतगर्द पकड़ा गया, लश्कर तैयबा का। उसको भी यही हिदायतें थी, उसके पास से भी ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हकीकत है ये, हमें इस बात को रोकना होगा। आप हिंदू मुसलमान दंगे फसाद करा के क्या अचीव कर लेंगे? इनोसेंट लाइफ जाएंगी। जिन लोगों ने दंगे फसाद कराए वो तो साइड में बैठकर हंसते हैं। मरता कौन है? आम आदमी, कॉमन आदमी, जिसको कुछ नहीं लेना देना। वो तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए बेचारा मेहनत करता है, उसे हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं लेना है। आप क्यों ऐसे दंगे फसाद कराना चाहते हैं? इससे कुछ नहीं, आप जैसे कहा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। कराते क्यों हैं? जवाब मेरे पास है। जवाब यह है कि आपकी फौज, मैं विदाउट हेजिटेशन ये कहूंगा कि योर आर्मी कंसीडर्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पता नहीं किस लिए। और अगर वो इस बात को एक बार ही भूल जाएं कि भारत आपके लिए थ्रेट नहीं है, भारत आपके साथ पीसफुली रहना चाहता है, पर आप उसके बाद ट्राई तो कीजिए। आपने कभी कोशिश नहीं की है। प्लीज ट्राई, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई, फॉरगिव, फॉरगेट एंड सिट डाउन ऑन नेगोशिएशन टेबल एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। लेकिन सर अभी रिसेंटली इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा और कहीं भी, चाहे भारत हो या किसी के लिए ऊपर भी इस तरह से टेररिज्म के लिए, तो अगर भारत बात करेगा, प्रूफ्स देगा, तो वो उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करवा रही होती। तो आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका, या कुछ और होना चाहिए? देखिए, बहुत डोजियर दे चुके हम। डोजियर के बाद डोजियर, डोजियर के बाद वो, यहाँ पे एक कहावत है, वो एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख बाद तारीख। हम तो डोजियर के बाद डोजियर आपको देते रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट को भी दूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कर सकते हैं, अगर इमरान खान साहब इसको साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं सिंसियरली कुछ कार्रवाई कर रहा हूँ, तो शायद ट्रस्ट डेफिसिट कम हो। क्योंकि हमने तो आपको पठानकोट के बाद हमारे एयरबेस के अंदर घुसने की इजाजत तक दे दी थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए खमियाजा भुगतना पड़ता है। लोग हमारे पर तंज कसते हैं, लेकिन हमने वो भी कसर नहीं छोड़ी। तो देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। आप कोशिश कीजिए। इमरान खान साहब ने शुरू में कहा था कि मैं तो अगर भारत एक कदम ले तो मैं 2 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनकी मजबूरी हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी मजबूरियां हैं। जो भी है, अगर वो सच्चे सियासतदान हैं और अगर वो इस बात को मानते हैं कि ही इज एन इलेक्टेड लीडर, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, तो फिर शायद उनको कुछ कारनामे करके दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और लेकिन सर फिर भी मैं यही चाहूँगी कि आई होप कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। और अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, अगर मतलब उन्हें बताया जाए, तो आई होप कि वो ऐसा करेंगे। और हम जैसा आप जानते ही हैं, FATF में भी पाकिस्तान इस वक्त है ग्रे लिस्ट में, उसमें से निकलने के लिए सही, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर आई होप कि लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ी बहुत नज़र आपकी होगी पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, PDM का अगर आपने देखा हो,
जलसा चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो आपको लगता है कि एक बेनज़ीर भुट्टो की जगह ले सकेंगी एज अ फीमेल लीडर पाकिस्तान में? देखिए, मरियम नवाज शरीफ के क्या, नवाज शरीफ जब वो बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो जिस प्रकार लोग उनको सुनते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी अगर सबसे अजीज कोई लीडर है तो वो नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज शरीफ को पीपीपी आगे आने देगी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि भुट्टो साहब की बेटी जो है वो भी आ गई हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो शायद दोनों बेटियों के बीच में आपस में अगर लड़ाई हो पॉलिटिकल, पर अगर जिस प्रकार अभी पीडीएम इकट्ठी हुई है, जिस प्रकार ये पीडीएम इकट्ठे होकर अपना अभी तक जो ताकत दिखा रही है, और पीडीएम फ्रॉम 11 member alliance becomes a front movement, से it converts into a front and they decide to have a common leader, and then I think Mariam stands a chance because she is more experienced than, and in any case भुट्टो के जो बेटे हैं वो भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, तो शायद मरियम स्टैंड ए चांस। लेकिन सर बेनज़ीर भुट्टो का अपना एक चार्म था, अपना एक करिश्मा था। आपको लगता है कि अगर इन केस मरियम नवाज आती हैं तो वो बेनज़ीर भुट्टो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर भी थी, बेनज़ीर का मतलब ही उनको बेनज़ीर होता है, बेनज़ीर का मतलब ही बेनज़ीर है, बेनज़ीर दोबारा नहीं आ सकती है, बिल्कुल वो बिल्कुल करिश्मा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा आरज़ू, लगा मैं आपसे एक बात बात कहना करके। चाहूंगा, जी जरूर। मैंने यहाँ पे भी कुछ लीडर्स को एक चैलेंज दिया, चैलेंज 2021, और उनको कहा कि अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल कीजिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए। यही चैलेंज 2021 में इमरान खान साहब को भी देता हूं, अगर आप अपने आप को पॉपुलर लीडर मानते हैं तो उस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कीजिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लगाम लगाइए दहशतगर्दी पर, और देखिए किस प्रकार अमन के साथ अगर हम दोनों देश रह सकते हैं तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर, अगर दोनों देश अमन से रहें और साथ मिलकर रहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारा क्या कहूँ मैं, बदनसीबी है कि हम जिन चक्रों में पड़े होते हैं और जिन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आज दोनों देशों का ये हाल है। और हमारे यहाँ तो जॉबलेस और लोग इतने परेशान, और ये बिल नहीं दे पा रहे, और सारी हर तरह की प्रॉब्लम्स है दोनों जगह, एजुकेशन की भी। तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो और हम ना सही अगली जनरेशन, हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एक अच्छा हिंदुस्तान और एक अच्छा पाकिस्तान देख सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, जय सिया राम, नमस्कार सब। थैंक यू सर, थैंक यू सर।